ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग अध्ययन कर रहे थे 12वीं इतिहास हड़प्पा सभ्यता। चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। 12वीं इतिहास हड़प्पा सभ्यता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता क्या है और इनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। हड़प्पा सभ्यता की आज हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरी प्रमुख विशेषता इनकी आर्थिक जीवन की। यहाँ हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता की तीसरी प्रमुख विशेषता उनकी आर्थिक जीवन की। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से प्राप्त अवशेषों को देखने से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता की एक सुसंपन्न नगरीय सभ्यता थी, जहाँ के लोगों की जीवन शैली काफी उन्नत था और यहाँ के गांव, यहाँ के शहरों को देखते ही पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता कालीन लोगों की आर्थिक जीवन कितना आर्थिक रूप से मजबूत था और लोगों की जीवन शैली काफी अच्छी थी। हड़प्पा सभ्यता कालीन लोगों के जीवन में कृषि का बड़ा महत्व होता था। कृषि मुख्य रूप से करते थे और इसके साथ साथ कृषि के साथ साथ पशुपालक और व्यापारी भी थे लोग। हड़प्पा सभ्यता कालीन या हम सिंधु घाटी सभ्यता में पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती थी। यहाँ की जमीन उपजाऊ है, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक वनस्पतियों की यहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्धता रही है और इन्हीं सब कारणों की वजह से हड़प्पा सभ्यता कालीन लोगों की आर्थिक जीवन एक सुनियोजित तरीके से, काफी उन्नत तरीके से संचालित होती है। आइए हम लोग डीपली या विस्तार से चर्चा करते हैं हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन की और कौन कौन सी विशेषताएं थी। देखते हैं कि पहली विशेषता कृषि। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक जीवन की सबसे प्रमुख या सर्वप्रमुख विशेषता थी यहाँ की कृषि। हड़प्पा वासी मुख्य रूप से कृषि पर आधारित कार्य करते थे या कृषि ही हड़प्पा वासियों का मुख्य व्यवसाय होता था। ये लोग कृषि में विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन लेते थे। खुदाई से प्राप्त अवशेषों को देखकर, विशेष रूप से अन्नागार को देखने से पता चलता है या धान्य कोठार जिसको हम लोग बोलते हैं, ऐसा पता चलता है कि हड़प्पा वासी लोग आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न को उत्पादित करते थे और इन आवश्यकता से अधिक खाद्यान्नों को सहेज कर फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए रखने के लिए लोग धान्य कोठार या अन्नागार का प्रयोग करते थे। और ये लोग विभिन्न प्रकार की फसलों को लेते थे, जैसे जौ, राई, जैसे हम कह सकते हैं जौ, गेहूं, राई, मटर, सफेद चना। इसके साथ साथ ये लोग चावल की भी खेती करते हैं, लेकिन चावल के दानों की उपलब्धता कम रही है, विशेषकर हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्र में। यदि हम बात करें तो हरियाणा में चावल के कुछ दाने मिले हैं। इसके साथ साथ ये लोग सांवा, ज्वार और ऐसे बहुत सी फसलों को ये लोग लेते थे या फलियों की फसलें ये लोग लेते थे। इसके साथ साथ हड़प्पा वासियों का जो मुख्य फसल था या प्रारंभ में हड़प्पा वासियों ने जो कृषि कार्य किए थे उसमें कपास की फसल ये लोग मुख्य रूप से लेते हैं। स्टूडेंट ये प्रश्न भी पूछते हैं हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किसकी खेती प्रारंभ किया? तो हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किसकी खेती प्रारंभ किया? कपास। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की आर्थिक जीवन में कृषि का बड़ा महत्व होता था। आगे इनकी दूसरी विशेषता को हम लोग देखते हैं। वो दूसरी विशेषता क्या है? कृषि प्रौद्योगिकी। दूसरी विशेषता क्या है? कृषि प्रौद्योगिकी। हड़प्पा वासियों के जीवन में कृषि का बड़ा महत्व था और कृषि कार्य को करने के लिए कृषि की तकनीकी ज्ञान का होना भी काफी आवश्यक है। कृषि कार्य करने के लिए हड़प्पा वासियों विशेषकर खेत की जुताई के लिए लकड़ी के बने हल का प्रयोग करते थे। इसके साथ साथ कृषि की फसल की कटाई के लिए लोग हंसिए
के रूप में तांबे और सेलकड़ी पत्थर से बने या पत्थर के फलकों पर बेट लगा के, जिनको हम लोग हत्थे कहते हैं, हिंदी में हत्थे करते हैं, हत्थे लगाते थे और इन औजारों का उपयोग कृषि कार्य करने के लिए करते थे। इसके साथ साथ हड़प्पा वासी लोग खेतों की जुताई करने के लिए हलों का प्रयोग करते थे और हल में विशेष रूप से बैलों को जोतते थे। इस प्रकार से कृषि प्रौद्योगिकी का भी बड़ा महत्व है। ये लोग कृषि तकनीक से जानकारी रखते थे, जिनके कारण इनकी यहाँ फसलें काफी उन्नत किस्म की होती थी और कृषि कार्य अच्छे से ये लोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी प्रमुख विशेषता आर्थिक जीवन की, हम लोग तीसरी विशेषता की हम बात करें तो पशुपालन। तीसरी विशेषता क्या है इनकी? पशुपालन। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी या हड़प्पावासी लोग पशुपालन भी करते थे। कृषि के साथ साथ पशुपालन इनके मुख्य व्यवसाय होता था। कृषि कार्य को करने के लिए और अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि के साथ साथ हड़प्पावासी पशुपालन भी करते थे। पशुपालन में जैसे गाय, बैल, भैंस, भेड़, सुअर, बकरी, कुत्ते, बिल्ली और कहीं कहीं तो ऊंट और गधे के भी प्रमाण मिले हैं। इसके साथ साथ हाथी भी, लेकिन हाथी, ऊंट, गधे ये कम मात्रा में, बहुत कम कृषकों के द्वारा पाला जाता था। अधिकांश क्षेत्रों में गाय, बैल को ही मुख्य रूप से ये लोग पालतू पशु के रूप में पालते थे। इसके साथ साथ हड़प्पावासियों का जो मुख्य पशु था कुबड़ वाले सांड। कौन सा? कुबड़ वाले सांड विशेष रूप से हड़प्पा वासियों को प्रिय थे और शायद इनकी पूजा भी इनके द्वारा की जाती थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी प्रमुख विशेषता इनकी आर्थिक जीवन में, हड़प्पा वासियों के जीवन में पशुपालन का अपना एक विशेष महत्व था। कृषि की कमियों को दूर करने के लिए पशुपालन किया जाता था और पशुपालक लोग अपने जीवन को आर्थिक रूप से और मजबूत बनाते थे। चौथी इसकी विशेषता की हम बात करते हैं शिल्प उद्योग। यहां पे देखते हैं चौथी इनकी विशेषता क्या है? शिल्प उद्योग। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को शिल्प तथा उद्योग संबंधी भी महत्वपूर्ण जानकारी या इनकी जानकारी उच्च कोटि की थी। ये लोग मिट्टी एवं धातु के विभिन्न प्रकार के बर्तनों का निर्माण कर लेना, आभूषण निर्माण कर लेना, औजार हथियार का सुगमता पूर्वक निर्माण कर लेना और मुख्य रूप से कृषि कार्य को करने के लिए कृषि उपकरण जैसे बैलगाड़ी, हल, हंसिए आदि विभिन्न प्रकार के शिल्पों का ये लोग उद्योग के रूप में काम करते थे और इन्हीं उद्योगों से बहुत से समाज, हड़प्पा वासियों का एक वर्ग शिल्प या उद्योग कार्य के रूप में भी हुआ था। जैसे कि हम लोग पिछली कक्षा में बात किए थे वर्ग विभाजन, इसमें ये व्यापारी लोगों की श्रेणी में यही लोग आते थे। तो इनकी शिल्प और उद्योग भी काफी उन्नत किस्म के थे। ये लोग विभिन्न प्रकार के औजार हथियारों का निर्माण बड़ी सुगमता पूर्वक कर लेते थे, जिससे इनका आर्थिक जीवन काफी मजबूती पूर्ण चलता था। और इस तरह से हम कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की तीसरी विशेषता आर्थिक जीवन में शिल्प एवं उद्योगों का काफी महत्वपूर्ण स्थान था, जिसके कारण से हड़प्पा सभ्यता एक सुसंस्कृत नगरीय सभ्यता थी जिनकी पहचान विदेशों में तक भी होती थी। पांचवा हम इसकी विशेषता देखते हैं व्यापार एवं वाणिज्य। व्यापार एवं वाणिज्य। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को वाणिज्य एवं व्यापार में भी काफी रुचि होती थी। व्यापार दो प्रकार के होते थे। वाणिज्य और व्यापार क्या होते थे? दो प्रकार के। एक तो आंतरिक व्यापार होता था, आंतरिक व्यापार, और दूसरा है बाह्य व्यापार या इसी को हम लोग कह सकते हैं विदेशी व्यापार।
सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं आंतरिक व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता में दो प्रमुख नगर, आंतरिक व्यापार के दो प्रमुख नगरे कौन कौन से थे? एक तो हड़प्पा, पहला क्या है? हड़प्पा, इनके प्रमुख व्यवसायिक केंद्र थे, और दूसरा था मोहनजोदारो। ये दोनों ही हड़प्पा सभ्यता के क्या थे? प्रमुख आंतरिक व्यापारिक केंद्र थे। इन्हीं केंद्रों के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रों में आंतरिक रूप से व्यापार किया जाता था। इन आंतरिक व्यापार को करने के लिए ये लोग माप तौल का भी प्रयोग, या माप तौल और बाट का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में माप तौल और बाट का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता था। ये लोग दशमलव प्रणाली को भी समझते थे, और इसकी हम बाट की बात करें, तौलने के लिए जो बाट आता है ना, हम उस बाट की बात करें तो ये लोग 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 आदि के अनुपात में इनके बाट बने होते थे। विशेषकर ये लोग 16 के अनुपात, 4, 8, 12, 16 के अनुपात को ये लोग विशेष रूप से मानते थे। ऐसा कहा जाता है पुरातत्वविदों के द्वारा, सिंधु घाटी सभ्यता में जिस प्रकार के बाटों का प्रयोग करते हैं, और मिस्र की सभ्यता में, मेसोपोटामिया में जिस प्रकार की बाटों का प्रयोग करते हैं, उसकी तुलना में सिंधु घाटी से प्राप्त बाटों की प्रामाणिकता कहीं उच्च श्रेणी की है। तो इस प्रकार से व्यापार एवं वाणिज्य में हम देख रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन में व्यापार एवं वाणिज्य का भी काफी बड़ा स्थान है। व्यापार मुख्य रूप से आंतरिक और बाह्य दो प्रकार के होते थे। आंतरिक व्यापार के जो प्रमुख नगर हड़प्पा और मोहनजोदारो था, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या थी? 483 किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता कि दो प्रमुख व्यापारिक जो नगर थे हड़प्पा और मोहनजोदारो, और दोनों की बीच की दूरी लगभग 483 किलोमीटर की थी। और इस 483 किलोमीटर की दूरी को ये लोग व्यापारिक मार्गों के माध्यम से, व्यापारिक मार्ग कौन से थे इनके? तो व्यापारिक मार्ग थे इनके नदी मार्ग या जल मार्ग। जल मार्गों का उपयोग ये लोग व्यापार करने के लिए करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता में जो, क्योंकि मुहरे तो थी नहीं उस समय, सिक्के तो चल नहीं रहे थे, तो व्यापार करने के लिए ये लोग वस्तु विनिमय का प्रयोग करते थे। क्या करते थे? वस्तु विनिमय, मतलब वस्तु एक्सचेंज। व्यापार करने के लिए एक वस्तु को देते थे, बदले में दूसरी वस्तु उनको वो लोग खरीद लेते थे। इस प्रकार से वस्तु विनिमय के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन को संचालित करते हुए व्यापार किया जाता था। मुख्य रूप से आंतरिक व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से किया जाता था। दूसरी हम बात करते हैं इनके बाह्य व्यापार की। सिंधु घाटी सभ्यता के बाह्य व्यापार की यदि हम बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में प्राकृतिक संसाधन एवं खनिज संसाधनों की उपलब्धता सीमित थी। इसलिए इन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए आसपास के राज्यों से और विदेशियों के साथ इनका क्या होता था? व्यापार होता था। इसीलिए इनको हम लोग बाह्य या विदेशी व्यापार के नाम से जानते हैं। बाह्य या विदेशी व्यापार किन किन देशों के साथ होता था? तो हम कह सकते हैं मेसोपोटामिया, मिस्र, सुमेर, ग्रीस, चीन, ऐसे देशों की प्राचीन सभ्यता के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का क्या होता था? विदेशी व्यापार होता था। और ये विदेशी व्यापार भी जल मार्गों के माध्यम से ही किया जाता था। किसके माध्यम से किया जाता था? जल मार्गों के माध्यम से ही किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से लोथल, जो वर्तमान में गुजरात प्रांत, जिनको हम लोग जानते हैं गुजरात राज्य के नाम से जानते हैं, वहां पे बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं। क्या प्रश्न पूछे जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से बंदरगाह या गोदीवारा के अवशेष मिले हैं? तो कहां से मिले हैं? लोथल। लोथल जो वर्तमान कहां है? गुजरात में से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। और संभवतः इन्हीं बंदरगाहों से विदेशों के साथ
विदेशी व्यापार किए जाते थे। व्यापार की वस्तुएं क्या थी मुख्य रूप से, जैसे सोना, चांदी, तांबा या सेल खड़ी की पत्थर, सेल खड़ी पत्थर, इन वस्तुओं का, इसके साथ से जैसे नीलमणि पत्थर हो गया, सुलेमानी पत्थर हो गया, शीशा हो गया, है ना, शीशा हो गया, इन वस्तुओं का, सोना, चांदी, तांबा, सेलकड़ी पत्थर, शीशा, सुलेमानी पत्थर, नीलमणि पत्थर, कौड़ी, है ना, इन चीजों का विदेशियों के साथ या दूसरे राज्यों के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के नगर, जो प्रमुख नगर थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, वहां के लोगों का क्या होता था, विदेशियों के साथ व्यापार होता था। ये लोग सोना, चांदी, शीशा मुख्य रूप से अफगानिस्तान से, मुख्य रूप से अफगानिस्तान से सोना, चांदी, शीशा का व्यापार करते थे। तांबा का व्यापार बलूचिस्तान से करते थे, और बाकी चीजें जैसे सेल खड़ी भी बलूचिस्तान से करते थे। सेल खड़ी, इसको भी प्रश्न में पूछते हैं कि सेल खड़ी क्या है, या सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरे थी वो किससे बने हुई होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मोहरे किससे बनी हुई होती थी। तो इसका उत्तर क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरे सेल खरी नामक पत्थर से बनाए जाते थे, जो कहां से मिलते थे, बलूचिस्तान से। ये लोग क्या करते थे, व्यापार के माध्यम से इनको प्राप्त करते थे। आगे हम लोग देखते हैं कि व्यापार होता था तो सिंधु घाटी की सभ्यता को विदेशों में किस नाम से जानते थे। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि लोग तो किस नाम से जानते थे, मेलुहा, किस नाम से जानते थे, मेहुला। ये भी प्रश्न में कई बार पूछे जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से विदेशों में या मेसोपोटामिया की सभ्यता में जानते हैं। तो किस नाम से जानते हैं, मेहुला के नाम से, मेलुहा के नाम से जानते हैं। तो ठीक है, आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की विशेषता। तीसरी विशेषता आर्थिक जीवन। और आर्थिक जीवन में हम लोगों ने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो कृषि है, कृषि कार्य कितना अच्छा होता था, कितना बड़े उपजाऊ होता था, और उपजाऊ जमीन होने के कारण आवश्यकता से अधिक खाद्यान्नों की उपलब्धता इनको हो जाया करती थी। इसकी कृषि टेक्निक, कृषि प्रौद्योगिकी को देखें, इनके शिल्प उद्योग को देखें, इनके पशुपालन को देखे हैं। तो इन सभी प्रमाणों को देखने से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक जीवन काफी सुदृढ़ और मजबूत थी, और इसी सुदृढ़ और मजबूती के होने के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता को विश्व की सबसे प्राचीनतम और एक सुविकसित नगरीय सभ्यता की श्रेणी में लाके रखा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की अगली विशेषता जो क्या थी, आर्थिक जीवन थी, वो काफी अच्छी थी, और यहाँ के निवास करने वाले सारे लोगों की जीवन अच्छे से संचालित होता था। आज की कक्षा में इतना ही। कल हम इसकी एक अगली विशेषता संगठन के स्वरूपों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, यदि किसी को किसी में कहीं पे कोई प्रॉब्लम या समझ में नहीं आया होगा तो बिल्कुल आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।